आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का ये तीसरा व्याख्यान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आर्थिक भूगोल में हम किन पक्षों का अध्ययन करते हैं। ये स्लाइड आपके सामने रखी है जिसमें आर्थिक भूगोल के अध्ययन के प्रमुख पक्ष को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। हम एक एक पक्ष के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का आकलन व मूल्यांकन ये एक ऐसा अहम पक्ष है जो वास्तव में प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों को दिखाता है। प्रकृति हमें जो साधन उपलब्ध कराती है, मनुष्य उनका उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उनसे होती है। ये साधन वास्तव में शक्ति के साधन हो सकते हैं, खनिज साधन हो सकते हैं, भूमि एक साधन हो सकती है, जल साधन हो सकता है, वनस्पति साधन हो सकती है। लेकिन किसी स्थान विशेष या किसी क्षेत्र विशेष में या किसी देश में इन संसाधनों की उपलब्धता का आकलन कि कौन सा कितनी मात्रा में है, क्या वह उस जनसंख्या के लिए पर्याप्त है, कम है या अधिक है, इसका आकलन और उसका मूल्यांकन। कुछ निर्धन देश ऐसे हैं जहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए निर्धन है। कुछ देश ऐसे हैं जो संसाधनों को दूसरे देशों से प्राप्त करके और उसके आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। तो इस तरह के अपवाद भी देखने को मिलते हैं, पर मूलतः जो देश प्राकृतिक संसाधनों में धनी हैं वहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं और आर्थिक क्रियाएं अन्य देशों की तुलना में बेहतर तरीके से विकसित हुई हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं का मूल आधार ही प्राकृतिक संसाधन है और उसकी उपलब्धता कितनी है। विशेष रूप से कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि जहाँ पर शक्ति के साधन उपलब्ध हैं वहाँ आर्थिक क्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। शक्ति के साधनों में पेट्रोल, कोयला, सोलर एनर्जी और इसके अलावा भी तमाम शक्ति के साधन जो किसी न किसी रूप में आर्थिक क्रियाओं के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है, उन सब का उनकी उपलब्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के जो विकसित देश हैं वो शक्ति के साधनों से संपन्न हैं और इस कारण से वे अपने इस आर्थिक विकास की दौड़ में अपने आप को अग्रणी बनाए हुए। दूसरा बिंदु आता है आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण। जैसा कि हम सब जानते हैं, भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। क्षेत्रीय विज्ञान से अभिप्राय इस धरातल पर होने वाली समस्त गतिविधियाँ, यदि उन गतिविधियों का संबंध धरातल के साथ जोड़ा जाए और उसका विश्लेषण किया जाए तो वह भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बन जाता है। अर्थात आर्थिक क्रियाएं जो किसी क्षेत्र या किसी स्थान विशेष पर संचालित हो रही हैं, उन क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि भूगोल की एक परिभाषा भी बहुत पॉपुलर है। ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भूगोल वितरणों का विज्ञान है। वितरण से अभिप्राय जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वे कहाँ पर हो रहा है। यदि उसे मानचित्र पर उसे देखें तो हमें तीन बातें पता लगती है कि वह वस्तु वहाँ पर कहाँ उपलब्ध है और कहाँ नहीं है। दूसरी बात जो पता लगती है वो ये कि क्या उसकी उपलब्धता का कोई प्रारूप बना हुआ है। अगर ऐसा है तो वो कोई पट्टी के रूप में फैला हुआ है या कोई जोन के रूप में फैला हुआ है, हमें वो पता लगता है। और जो तीसरी बात हमें स्पष्ट होती है वितरण में वो ये कि कहाँ पर उसकी सघनता है और कहाँ पर उसकी विरलता है। अगर हम वितरण की इन तीन बातों को ध्यान में रखें तो आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में भी हम क्षेत्रीय
वितरण का विश्लेषण कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं कहाँ पर हो रही है, क्या उसके आसपास कच्चा माल, खनिज संसाधन या अन्य जो कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं है, उसे बाहर से मंगाया जाता है या नहीं मंगाया जाता, परिवहन की क्या सुविधा है, उसके अन्य सहायक जो सामग्री है वो उसको कहाँ से प्राप्त हो रही है, जनसंख्या का कैसा स्वरूप है, श्रम कितना है, परिवहन की सुविधाएं कैसी है, मानव श्रम की उपलब्धता कैसी है। इसके अतिरिक्त वहाँ की जो सरकार है वह उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन कर रही है, उसकी नीतियाँ उनको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय वितरण की जो भिन्नता है वो हमें अलग अलग देशों में, अलग अलग औद्योगिक इकाइयों में, अलग अलग आर्थिक प्रदेशों में देखने को मिलती है। और इनके विश्लेषण से ही ये बात पता लगती है कि कौन सा फैक्टर किसी विशेष स्थान पर क्यों अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और वही फैक्टर किसी दूसरे स्थान पर क्यों उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण ये भूगोल का एक बहुत ही गंभीर, या जिसको हम कह सकते हैं कि कोर विषय है। हर आर्थिक क्रिया जो किसी स्थान, क्षेत्र या देश में हो रही है, उन क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण कैसा है और उस वितरण के क्या कारण हैं और उस वितरण का क्या प्रभाव है, इन सब बातों का आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का कार्यात्मक विश्लेषण, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फंक्शनल एनालिसिस को हम यहाँ पर यूँ कहेंगे कि इससे पूर्व जो हमने क्षेत्रीय वितरण देखा, इस क्षेत्रीय वितरण से आगे की बात यह है कि दो घटक या चार घटक जो किसी आर्थिक क्रिया से संबद्ध हैं, उनका परस्पर आपस में कैसा रिलेशनशिप है, वे परस्पर एक दूसरे से कैसे अन्योन्य आश्रित हैं, ये इसके साथ देखा जाना चाहिए। कहीं पर कोई फैक्टर नहीं है, कहीं पर कोई घटक अनुपस्थित है, तो उसे कैसे प्राप्त किया गया है और जो वहाँ पर उपलब्ध है उनके मध्य कार्यात्मक संबंध क्या है और किस तरह से वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस सब का विश्लेषण आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में कार्यात्मक विश्लेषण कहलाता है। फिर आता है विशिष्टीकरण की संभावनाओं की पहचान। विशिष्टीकरण की संभावनाओं की पहचान से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में कोई आर्थिक क्रिया इतनी अधिक उन्नत हो जाती है कि वह अन्य क्षेत्रों में उन्हीं आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में यदि उसकी तुलना की जाए तो वो अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुकी होती है। अलग अलग कृषि के संदर्भ में हम देखें तो कुछ कृषि के ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर सिर्फ गेहूं का उत्पादन होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। कहीं पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है तो वह पूरे विश्व के अंदर विख्यात है। कहीं पर शक्ति के साधनों का विकास हुआ है तो उनकी अपना एक विशिष्टीकरण होता है। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और विनिर्माण उद्योगों में किसी स्थान विशेष पर, किसी क्षेत्र विशेष में उसका विशेष विकास होता है और वे अपनी एक विशिष्टता रखते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक अद्वितीय स्थान बना लेते हैं। तो विशिष्टीकरण की जो संभावनाएं हैं उनकी पहचान करना भी आर्थिक भूगोल के अध्ययन में शामिल है कि ऐसे कौन से कारक वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे कौन से कारक किसी क्षेत्र विशेष के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिससे कि वह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में एक विशिष्ट स्थान बनाता है। जापान के संदर्भ में हम कहें कि वहाँ पर जहाजरानी उद्योग बहुत ही विकसित है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के उद्योग बहुत विकसित हैं, मशीनरी उद्योग विकसित है, लोहा इस्पात उद्योग विकसित है, कपड़ा उद्योग विकसित है। जबकि हम ये देखते हैं कि वहाँ पर इन सब के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। वे कच्चा माल बाहर से मंगवाते हैं, शक्ति के साधनों को भी बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर तकनीकी ज्ञान और मानव श्रम की जो गुणवत्ता है वह उन क्रियाओं को विशिष्टीकरण प्रदान करती है। तो एक ये स्थिति है। दूसरा, जहाँ पर कच्चे संसाधन बहुत मात्रा में उपलब्ध है और वहाँ की सरकारों ने या वहाँ के मानव समुदाय ने उसके द्वारा ऐसी आर्थिक क्रियाओं को विकसित किया है जो पूरे विश्व के संदर्भ में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, तो वो भी विशिष्टीकरण है। तो आर्थिक भूगोल में यह देखा जाता है कि किसी स्थान विशेष पर होने वाली आर्थिक क्रियाओं में से ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो अपना एक विशिष्ट स्वरूप बना सकती हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जिनको वहाँ पर जोड़ने से वो विशिष्ट स्वरूप बन जाएगा, या कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके लिए बाधा है
उनको वहाँ से हटाने से वो विशिष्ट स्वरूप बन सकता है। इस तरह की पहचान करना भी आर्थिक भूगोल का एक पक्ष है और ये आर्थिक भूगोल के अध्ययन में शोध से संबंधित कार्यों के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा मानव संसाधन व प्राकृतिक संसाधनों का अंतर संबंध, यह भी एक बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिक या केंद्रीय पक्ष है कि किसी स्थान पर निवास करने वाले मानव और वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के मध्य क्या संबंध है। इन संबंधों का परिणाम हमें उनकी आर्थिक स्थिति से पता लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, लेकिन इन सभी में संसाधन और वहाँ पर निवास करने मानव समुदाय के मध्य क्या संबंध है, इसका बड़ा योगदान है। वे समुदाय जिनकी गुणवत्ता अधिक है, वे समुदाय जो शिक्षित हैं, स्वस्थ हैं और तकनीकी ज्ञान का उच्च स्तर रखते हैं, वहाँ पर संसाधनों के और मानव समुदाय के मध्य जो संबंध हैं वो विशिष्टीकरण को प्राप्त होते हैं। जबकि एक जगह जहाँ पर जनसंख्या निर्धन है, अशिक्षित है, अस्वास्थ्यकर जलवायु में रहती है, वहाँ के संसाधनों का उपयोग बहुत ही न्यूनतम होता है। क्योंकि वहाँ का मानव समुदाय उनके साथ बहुत ज़्यादा अंतर संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। तो मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, इन दोनों के मध्य जो अंतर संबंध है उसका विश्लेषण करना, उसे जानना और उसके प्रभावों का आकलन करना, ये भी आर्थिक भूगोल का एक पक्ष है। इसके अलावा सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन से अभिप्राय ये कि ऐसे कॉमन फैक्टर्स ढूंढना जो सभी जगह मोर और लेस सभी जगह एक जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे हम ये कहें कि लोहा इस्पात उद्योग उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहाँ पर लोहा और कोयला एक साथ उपलब्ध है, ये एक सिद्धांत हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि वहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं है तो हम जल बाहर से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पर मानव श्रम उपलब्ध नहीं है तो वो भी बाहर से मंगाया जा सकता है। अगर वहाँ पर पूंजी की कमी है तो वह भी बाहर से मंगाया जा सकता है। लेकिन मूल प्रश्न ये कि शक्ति के साधन और लोहा दोनों वहाँ पर उपलब्ध है, जो दोनों ही प्रकृति के अंदर भारी पदार्थों के रूप में आते हैं, जिनका लंबी दूरी तक परिवहन हमारे लिए अनार्थिक हो सकता है। तो इस प्रकार से इस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन और इसकी तरह से जैसे जैसे उद्योगों से जनसंख्या दूर होती जाती है, उसकी लागत बढ़ जाती है, तो दूरी और लागत का जो सिद्धांत है वो भी इसके अंदर प्रतिपादित होता है। ऐसे प्रत्येक जो संसाधन है उसकी उपलब्धता, उसको किस प्रकार से काम में लिया जा रहा है, उससे कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ है, इन सब के मध्य मानव श्रम, कच्चा माल, उत्पादन, विनिमय, उपभोग, इन सभी के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन आर्थिक भूगोल में होता है। इसके बाद आता है आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण। आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण, इसे हम यूँ कह सकते हैं कि भूगोल के अध्ययन उपागमों में एक उपागम है प्रादेशिकरण, प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम से अभिप्राय किसी विशिष्ट कार्य की समरूपता या एकरूपता के आधार पर किसी क्षेत्र को प्रदेश का दर्जा देना, प्रदेश के रूप में उसे जानना और उन प्रदेशों में विशिष्ट प्रकार की जो एकरूपता पाई जाती है उसके क्या कारण है उसे जानना और उसका विश्लेषण करना। तो आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण करने में इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है। कहीं पर भारी उद्योगों का केंद्रण हुआ है, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का केंद्रण हुआ है, कहीं पर कृषि प्रधान, कृषि प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों का केंद्रीकरण होता है, कहीं पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास होता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जो उद्योग है उनका विकास होता है, कहीं पर जहाजरानी निर्माण का उद्योग विकसित हुआ है, कहीं पर सर्विसेज सेक्टर जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसके आधार पर आर्थिक प्रदेश बन जाते हैं। कुछ कृषि प्रदेश के रूप में देखने को मिलते हैं, कुछ औद्योगिक प्रदेश के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इन सब का प्रदेशों का निर्धारण कैसे किया जाए, कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनका अध्ययन इसमें किया जाए, वो आर्थिक भूगोल के प्रमुख पक्ष हैं। अंत में प्रादेशिक विकास के नियोजन की रूपरेखा का निर्धारण। जैसे सभी मानविकी विज्ञानों का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि वह
किसी स्थान विशेष पर निवास करने वाले मानव समुदाय का कल्याण करें, कल्याणकारी हो, उनका विकास हो, उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उनका जीवन पहले से बेहतर हो। इस संदर्भ में प्रादेशिक विकास का नियोजन की रूपरेखा का निर्धारण भी आर्थिक भूगोल के अध्ययन का प्रमुख पक्ष है। नियोजन के द्वारा कैसे हम आर्थिक विकास उस क्षेत्र विशेष का कर सकते हैं या देश विशेष का कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों का विकास कैसे किया जाए, इसका नियोजन किया जा सकता है। वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का आकलन करके और एक निश्चित कार्यक्रम बनाया जा सकता है जो उस पर अग्रसर होकर हम उस क्षेत्र का आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस तरह से आर्थिक भूगोल के विभिन्न पक्षों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जो हम इसमें जोड़ सकते हैं और मूल रूप में हम आर्थिक भूगोल में इन्हीं पक्षों का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।